नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग वर्ग 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण और हम नामक पुस्तक पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 का पहला वीडियो हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हम लोग जलमंडल के बारे में पढ़े हैं कि जलमंडल क्या है और जल चक्र क्या होता है और जल का वितरण कहाँ कहाँ है। आज के वीडियो में बच्चों हम लोग जानेंगे कि महासागर की गतियाँ कौन कौन सी है, सुनामी किसे कहते हैं, ज्वार भाटा किसे कहते हैं, महासागरीय धारा कौन कौन सी है और महासागरीय धाराओं का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं कि महासागरीय जल की गतियाँ कौन कौन सी है। बच्चों, दूर से देखने पर महासागर का जल शांत एवं स्थिर प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसा नहीं है। महासागर का जल भी लगातार गतिशील रहता है। बच्चों, महासागरीय जल में 3 प्रकार की गति होती है, इसको याद रखिएगा। पहला है तरंग, दूसरा ज्वार भाटा और तीसरा महासागरीय धारा। तो चलिए पहले जानते हैं तरंग के बारे में, जिसे अंग्रेजी में वेव कहते हैं। महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है। यहाँ चित्र में देखिए कि उसका जल उठा हुआ है, इसे तरंग कहते हैं। पानी का उठना गिरना तरंग कहलाता है। तरंगे सागरीय जल की सतह पर पवन के घर्षण के द्वारा उत्पन्न होती है। हवा के कारण ये तरंग उत्पन्न होता है। इन तरंगों की गति दोलनात्मक होती है। दोलनात्मक मतलब झूले की तरह ऊपर नीचे। तूफान के दौरान तेज पवन चलने के कारण काफी विशाल एवं ऊंचाई वाली तरंगें उत्पन्न होती है। भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन मतलब पृथ्वी के अंदर चट्टानों के घसक जाने के कारण कभी कभी महासागरीय जल का अत्यधिक विस्थापन हो जाता है। पानी बहुत घसक जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जिसके कारण 15 मीटर की ऊंचाई तक की ज्वारीय तरंग उठती है, जिसे सुनामी कहते हैं। हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लहर उठना जो हानिकारक होता है वो सुनामी कहलाता है। बच्चों, अब आइए सुनामी के बारे में जानते हैं, जिसको पृथ्वी का तांडव कहते हैं। तांडव मतलब विनाशकारी लीला, क्रोध में किया गया नृत्य। अंग्रेजी का शब्द सुनामी जापानी भाषा के 2 शब्दों शु और नामी से मिलकर बना है। सुनामी का अर्थ है समुद्र तट की ओर आती हुई लहरें। अब तक की सबसे विशाल सुनामी तरंग 150 मीटर ऊंची मापी गई है। दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में अब तक की सबसे विनाशकारी सुनामी आई थी, जो बहुत ही शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जो थी 8.9 से पैदा हुई थी। इस सुनामी के कारण हिंद महासागर के कई द्वीप डूब गए। हिंद महासागर के तटीय देशों भारत सहित में लगभग 2,80,000 लोग मारे गए। भारत के आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए। सन 2007 में सुनामी से लड़ने के लिए भारत ने अपना सुनामी पूर्व सूचना तंत्र विकसित किया है। इससे बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुनामी चेतावनी तंत्र भी विकसित किया गया है। इससे भूगर्भीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तटवर्तीय भागों में वृक्ष लगाकर समुद्री तरंगों के वेग को कम किया जा सकता है। देखिए बच्चों, वृक्ष कितना उपयोगी है, हमें वृक्ष लगाना ही चाहिए। सुनामी के प्रभाव को यहाँ चित्र देखिए, जो कि 5.4 में दिखाया गया है एवं 5.5 को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह जल का लहर ऊपर उठता है। और भी चित्र आप यहाँ पर देख सकते हैं। बच्चों, अब हम लोग
ज्वार और भाटा के बारे में समझते हैं। क्या है ज्वार और क्या है भाटा। बच्चों, महासागरीय जल का ऊपर उठना, जितने स्तर पर वो रहती है उससे ऊपर उठना और उठने के बाद फिर उसका गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब सागरीय जल ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार मतलब हाई टाइड कहते हैं, तथा सागरीय जल जब नीचे गिरने और तट से दूर फिर वापस जाने लगता है तो उसे भाटा कहते हैं। ऐसा दिन में 2 बार निश्चित समय पर होता है। सूर्य और चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों में ज्वार भाटे आते हैं। ज्वार की उत्पत्ति के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारकों में चंद्रमा का पृथ्वी के नजदीक होना है, जबकि सूर्य पृथ्वी से काफी दूर होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में बहुत ही छोटा योगदान दे पाता है। आप यहाँ चित्र में देखिए, चंद्रमा का अंडाकार परिभ्रमण कक्ष है और एक तरफ चंद्रमा है और दूसरी ओर सूर्य है और पृथ्वी है। बच्चों, आप समझते हैं कि बृहद ज्वार किसे कहते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होते हैं, जो आप चित्र में देख रहे हैं। तो दोनों की आकर्षण शक्ति एक साथ मिलकर काम करती है। इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। और लघु ज्वार किसे कहते हैं जान लीजिए। प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी मिलकर समकोण बनाते हैं। यहाँ चित्र में देखिए कि किस तरह से समकोण बनाते हैं। इस समय सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत माने उल्टा कार्य करते हैं। इस कारण थोड़ा छोटा लघु ज्वार का अनुभव किया जाता है। बच्चों, क्रियाकलाप में दिया गया है कि ज्वार भाटा पर सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ता है, इस पे चर्चा करना है। अब देखिए, ज्वार भाटा का क्या महत्व है। समुद्र में होने वाले परिवहन को नौ संचालन कहते हैं। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। उच्च ज्वार के समय नदियों के मुहाने पर पानी की गहराई बढ़ जाती है, जिससे जहाज़ों को नदी बंदरगाह तक पहुंचाने में सुविधा होती है। कोलकाता का बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, उच्च ज्वार पर आश्रित है। इस बात को याद रखिएगा कि कोलकाता का बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, उच्च ज्वार पर आश्रित है। दूसरा देखिए महत्व क्या है। उच्च ज्वार नदियों के मुहाने पर जमा होने वाली तलछट को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं, गंदगी को बहाकर ले जाते हैं। तीसरा देखिए महत्व क्या है। उच्च ज्वार के दौरान मछलियां तट के नजदीक आ जाती है, जिससे मछुआरों को इन्हें पकड़ने और व्यापार करने में सुविधा होती है। चौथा देखिए बच्चों के महासागरों के कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से जल में होने वाले उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार की ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में टाइडल एनर्जी कहते हैं। कई स्थानों पर उच्च ज्वार के समय सागर जल को समुद्र तट के किनारे निम्न भूमि में जमा कर लिया जाता है और इसका उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। अब जानते हैं कि समुद्री जल से ही नमक बनता है। यहाँ चित्र में देख लीजिए कि लघु ज्वार का दिया है, जो कि समकोण बना रहा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, और बृहद ज्वार का दिखला रहा है कि ये एक सीध में आ गए हैं, पहले सूर्य, फिर बीच में चंद्रमा और फिर पृथ्वी। तो ये दोनों की शक्ति से ये पानी ऊपर आकर्षित होता है। बच्चों, महासागरीय धारा के बारे में हम लोग जानते हैं। महासागर की सतह पर निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराओं को महासागरीय धारा कहते हैं। महासागरीय धाराएं वास्तव में महासागर में बहती हुई एक नदी के समान है। पानी के अंदर ही पानी बहता है। महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। उष्ण मतलब गर्म धारा, इसकी पानी गर्म होती है,
और ठंडी यानी शीत धारा, इसकी पानी सामान्य तापमान से कुछ कम ठंडी होती है। उष्ण जलधारा भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। यहाँ आप चित्र में देखिए कि किस स्थान को हम पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के निकट कहेंगे तथा ध्रुवों की ओर प्रभावित होती है, ध्रुव की ओर बहती है, जबकि ठंडी जलधारा ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आदि गर्म धाराएं हैं, जबकि कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा आदि ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ ज़्यादा तथा ठंडी धाराओं का तापमान सामान्य से कुछ कम होता है। महासागरीय जलधाराओं को पुस्तक के चित्र 5.8 में दिखलाया गया है। इस चित्र में जलधाराओं की स्थिति एवं दिशाओं को ध्यान से आप देखिएगा। बच्चों, जानने योग्य बात में है कि गर्म जलधारा भूमध्य रेखा के आसपास निम्न अक्षांश तथा ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों के निकट उत्पन्न होती है। अल नीनो और ला नीना भी महासागरीय धाराएं हैं, जिसका प्रभाव प्रशांत महासागर के तटीय देशों के जलवायु यहाँ तक कि भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। बच्चों, यहाँ जो डाटा बना हुआ है, जो आपको चित्र दिख रहा है, उसमें महासागरीय धाराएं के बारे में दी गई है कि देखिए प्रशांत महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं, हिंद महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं और अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी धाराएं हैं। अब वीडियो रोककर ध्यान से देखिएगा, और आपकी पुस्तक से ही लिया गया है, इसलिए आप अपने पुस्तक में इसको ध्यान से देखिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, अब महासागरीय धाराओं प्रभाव को समझते हैं। महासागरीय धाराओं के क्या प्रभाव हो सकते हैं? बच्चों सोचिए। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती है कि वहाँ ठंडा होगा या गर्मी। गर्म धाराओं से स्थलीय तट का तापमान गर्म अर्थात अधिक तथा ठंडी धाराओं से तापमान कम अर्थात ठंडा हो जाता है। जिस स्थान पर गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है, मतलब मछली पकड़ने का सबसे अच्छा जगह है वो। उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा जापान के तट पर इस कारण ही मछली का अधिक उत्पादन होता है। 3 नंबर देखिए, गर्म और ठंडी धाराओं के मिलन से घना कोहरा उत्पन्न होता है। आप ठंडे के दिनों में देखे हैं, पूरा अंधेरा छा जाता है, सुबह धुआं धुआं दिखता है, ये कोहरा है, जिससे नौ संचालन में बाधा पहुंचती है। ये एक हानिकारक प्रभाव है। गर्म जलधाराएं अपने साथ जलवाष्प लेकर चलती है। गर्म होने पर जलवाष्प भाप होता है, जिसके कारण उसके प्रभाव वाले तटीय क्षेत्रों में वर्षा होती है। ये कुछ लाभदायक प्रभाव है। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि महासागरीय धाराओं के कुछ लाभ हैं, 1-2 हानि भी हैं। तो अब ध्यान से ज्वार भाटा के बारे में समझिएगा और महासागरीय धाराओं के बारे में भी समझिएगा। तो बच्चों, पढ़ते रहिएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद।